हेलो एवरीवन। सो इसके पिछले के लेक्चर में हम लोग लेवल 1 के सिर्फ 4 ही 5 ट्रू फॉल्स देखे थे और एक अच्छा क्वेश्चंस भी देखा था जो हमने अब उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी भी ये ट्रू फॉल्स का लास्ट क्वेश्चन है। मैं हर छोटे से छोटी चीज को डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन बनाने से पहले मैं थोड़ा सा जो उसके कंसेप्ट है, जो सिंपल सिंपल चीजें हैं जिनसे वे क्वेश्चंस बनी हैं, ब्रेक डाउन जिनसे होंगी, उसको बताना चाहता हूँ। नहीं तो मैं तो सीधे लेवल 2 या लेवल 3 करवाता, लेकिन ये चीजें भी इम्पोर्टेंट हैं। चलो इसको पढ़ते हैं और जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले वीडियो को पॉज करना, खुद अटेम्प्ट करना, तब फिर प्ले करना। इफ द हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय टू आइडेंटिकल बॉडीज, अब आइडेंटिकल यानी दो सेम बॉडीज, तो दोनों बॉडी जो है, ये दो आइडेंटिकल बॉडी ए एंड बी is 1 calorie and 1 joule, comma respectively, the rise in temperature of A is greater than the rise in temperature of B. क्या पूछ रहा है? इसमें भी उसी का यूज होगा। Q इज इक्वल टू क्या होता है? ms डेल्टा टी होता है। Q क्या है? हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड। मास क्या है? m मास ऑफ द सब्सटेंस, s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, एंड डेल्टा टी इज द राइज ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर बढ़ा, ये नहीं कि फाइनल टेम्परेचर लेके आ जाना। जैसे कोई बॉडी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर गर्म होते होते 60 पर गया तो तुम यहाँ 60 डिग्री लेके आ जाना, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर तो डेल्टा जो टी लिखा है ना, ये डेल्टा टी कितना होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो कितना बढ़ा? 40 का डेल्टा टी है यहाँ पर। ये देख रहे हो, डेल्टा टी यहाँ लिखा था, ये यहाँ फाइनल मत लेके आ जाना कि फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ। जितना टेम्परेचर राइज किया असल में उसको लिखा जाता है डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना हुआ। अब सिंस आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो उनका स्पेसिफिक हीट भी सेम होगा, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस ए इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस बी हो गया। ओके, और सिंस आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी भी होगा। यही ना, यही होगा ना। दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का मास भी सेम होगा और सेम ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल से भी बने हुए हैं तो उन लोगों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होगा सेम। अब आते हैं Q इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी पे। सिंस पहले वाले ऑब्जेक्ट ने कितना हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया? 1 कैलोरी, और 1 कैलोरी को मैंने कहा था ना 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, तो पहले के लिए 4.2 जूल हो जाएगा इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी ये लिख दो। दूसरे के लिए 1 जूल इज इक्वल टू एम एस, सिंस दोनों का मास सेम है, दोनों का, ये ए वाले के लिए हो गया और ये बी वाले के लिए डेल्टा टी भी। ये देख रहे हो, यही है ना। पहले वाले के लिए क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी और दूसरे के वाले भी क्यू इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी, लेकिन दोनों का मास आइडेंटिकल है तो मास सेम होगा स्पेसिफिक हीट का। बस डेल्टा टी हमको निकालना है, तो 1/2 कर दे इक्वेशन 1 अपन इक्वेशन 2, तो कितना आ जाएगा? 4.2 इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी भी आ जाएगा। अब देखो तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी भी यहाँ से साफ दिख रहा है कि डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी भी, तभी तो इन दोनों का रेशियो 1 से ज्यादा है। ये 4.2 1 से ज्यादा है। किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसका न्यूमरेटर बढ़ा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी भी। इसका मतलब राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन राइज इन टेम्परेचर ऑफ, सॉरी यहाँ डेल्टा टी भी, राइज इन टेम्परेचर ऑफ बी, ये होगा ना यहाँ। लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है कि the rise in temperature of A is greater than rise in temperature of B, यही है ना। rise in temperature of A is greater than rise in temperature of B, ये ट्रू है। देख रहे हो, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ऐसे भी अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, मास सेम है, तो पहले वाले बॉडी को तुम ज्यादा एनर्जी दे रहे हो। ये 4.2 जूल है, इसको 1 जूल मत ले लेना, दोनों जूल में रखो या दोनों कैलोरी में रखो, ये जरूरी नहीं है। इसको भी कैलोरी में बदल सकते हो। क्या कितना होगा कैलोरी? 1/4.2, वो 0 कुछ कैलोरी आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा लगभग कैलोरी। तो ये ज्यादा हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है कौन? सब्सटेंस से, तो इसका हीट राइज ज्यादा होगा ना, इसमें टेम्परेचर ज्यादा अति होगा ना, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास दोनों का सेम है। तो राइज इन टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? ए का होगा। राइज इन टेम्परेचर कहने का मतलब है कि
जो डेल्टा टी है उसमें ये हीट एनर्जी ज़्यादा ऑब्जर्व करा है क्योंकि इसको ज़्यादा हीट एनर्जी मिला है। इसको अब तो आई होप ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब आगे बढ़ते हैं फिर इन द ब्लैंक्स पे। इफ द मेल्टिंग पॉइंट, लेवल 1 का ही है, इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस at a given place is 0 degree centigrade, the atmospheric pressure at that place is 1 atm, 1 standard atm, 1 standard atm, 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम। लेकिन इसको लिखने से अच्छा क्या लिखो, 10⁵ पास्कल। मैंने कहीं लिखवाया था, जो 1 एटीएम होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। या इसी को क्या लिखते हो, 1 एटीएम, जो 1 एटीएम स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है, जो हमारे बॉडी पर भी लग रहा है, वो किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के, पास्कल। या फिर 760 mm ऑफ इंच जी मरकरी, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ इंच जी। ये चीज इतना समझना, ठीक है। तो यहाँ 10⁵ पास्कल लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ इंच जी भी लिख सकते हो, या फिर 760 mm मिलीमीटर ऑफ इंच जी। क्यों, यहाँ पर क्या किए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलने के लिए 10 से गुना करते हैं तो 760। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, जो हमारे बॉडी पर भी, हमारे नसों पर लग रहा है, अगर पृथ्वी पर अगर एटमॉस्फेयर ना रहे तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगेगा। तो हमारी जो नसें हैं, जिसमें दिल हमारा, जो जिससे हमारा हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है, हमेशा, तो एक प्रेशर से हमारे नसों में क्या हो रहा है, जा रहा है, खून बह रहा है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना लगे तो हमारी जो नसें भी फट जाएंगी और हमारे शरीर से खून निकलने लगेंगे। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर बैलेंस कर रहा है, हमारे अंदर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर बैलेंस हो रहे हैं, तो नसें फट जाएंगी हमारी अगर नहीं प्रेशर आ। यही तो कारण है कि चंद्रमा पर हम लोग जब कोई जाता है एस्ट्रोनॉट, तो एक स्पेशल सूट पहन के जाता है, स्पेस सूट पहन के जाता है, और उसके अंदर एक एटमॉस्फेयर मेंटेन किया जाता है, हवा मतलब। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो अगर बिना स्पेशल सूट पहने जाओगे तो तुम्हारी नसें वहां फट जाएंगी। तो वो हमारे यहाँ कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर 1 एटीएम लगता है। 1 एटीएम किसके बराबर था, 10⁵ पास्कल, या इसी को कितना लिखते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या 760 mm ऑफ एच जी। और ये इसका मतलब क्या है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एफ जी। दरअसल हाइड्रोस्टैटिक में ये पढ़ना था। तो इसको एक वैज्ञानिक ने, ये किसी बर्तन में अगर एच जी रख दिया गया है और एक ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर की हवा को निकाल के उसको बांधे रहो टेस्ट ट्यूब को, और उसको करके इसके अंदर डुबा दो, टेस्ट ट्यूब को ऐसे डुबा दो, तो क्या होता है कि देखा गया है कि जो यहाँ तक मरकरी राइज करता है, ये देखे रहे हो, मरकरी जो है, मान लो कि राइज किया यहाँ तक, टेस्ट ट्यूब यहाँ तक राइज किया, तो ये मान लो ये मरकरी का था, यहाँ तक लेवल ऑफ मरकरी है यूटेंसिल में, तो ये जो दूरी होती है ये 76 सेंटीमीटर के बराबर होती है, ये दूरी। इसलिए कहते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ इंच जी। क्यों कहते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि इधर तो ये तो वैक्यूम है, ये तो वैक्यूम है ना, तो होता क्या है कि यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, मैंने बताया भी था कि HDG होता है, प्रेशर जो वेरिएशन होता है वो HDG के बराबर होता है। तो HDG यहाँ हाइट H D मरकरी का D इंटू मरकरी डेंसिटी कितना होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर, लगभग 10 मीटर, ऐसे 9.8 ही लिखते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसको कैलकुलेट करोगे तो ये आता है ना छठे, जो भी आता होगा 10⁵ पास्कल जो भी आना होगा। सो गाइस, इससे आता 6 से, इसी को मैंने, तो जो तीनों में से लिखने लग जाओ आप लिख सकते हो। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस अगर मेल्ट करता है तो उस समय स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए कितना, 1 एटीएम का, और उस या 10⁵ पास्कल, या 76 सेंटीमीटर ऑफ एनजी, या 760 mm ऑफ एनजी। अब आगे बढ़ते हैं। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट विल हैव लो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्यों, क्योंकि एक गुड कंडक्टर का लो हीट कैपेसिटी क्यों होगा, बहुत लोग सोचेंगे कि हाई हीट कैपेसिटी होगा, नहीं, लो हीट कैपेसिटी होगा। क्योंकि जो गुड कंडक्टर होते हैं ना, वे हीट को बहुत जल्दी, हीट एनर्जी को बहुत जल्दी कंडक्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम हीट देने पर ही वह जो सब्सटेंस है वो गर्म हो जाएगा, यानी राइज इन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा हीट देंगे और टेम्परेचर राइज होने लगेगा।
लेकिन जिस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है उसको अगर ज़्यादा टेम्परेचर भी दोगे ना तो उसके अंदर का जो टेम्परेचर राइज है वो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, इसको मैंने बताया भी था कि इसका क्या क्या एडवांटेज है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने का वाटर का कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट विल हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल आयरन क्या है, एक बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, होता है ना। तो उसका लो हीट कैपेसिटी कितना होता है 0.11 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मैंने कहा था ना, यहाँ पर याद करने के लिए भी दिया था मैंने आयरन का। ये देखो तो आयरन का कितना होता है 0.0 सॉरी दिख नहीं रहा होगा 0.11 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, वही तो ये बताना चाह रहा था। सो लो लिखना, हाई मत लिख देना। ओके अब आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन प्रेशर, फिल इन द ब्लैंक्स। इंक्रीज पूरा पढ़ते हैं। इंक्रीज इन प्रेशर डैश द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इंक्रीज इन प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिए तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है या बढ़ जाता है। तो अब आप कई लोग मार देंगे इसमें कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर देगा, जबकि गलत है। मैंने एक बताया था कि ऐसे तो लग तो रहा है कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो आइस को मेल्ट कराने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में बता था कि ऐसे सॉलिड्स जो कि मेल्ट करने के बाद उनका वॉल्यूम घट जाता है, ऐसे सॉलिड्स को अगर आप प्रेशर दोगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। लेकिन दुनिया में अधिकतर सॉलिड्स ऐसे हैं जिनको अगर आप उसको मेल्ट कराओगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। तो अमूमन क्या होता है कि ऐसे सॉलिड्स पर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करवाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन आइस ऐसे लिक्विड की कैटेगरी में आता है कि जिसको जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, वो घट जाता है। तो इसीलिए आइस में अगर आइस के ऊपर अगर 100 मतलब अगर सही से एक लाइन में कहें तो आइस पर अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने के बजाय घटता है। क्यों? क्योंकि आइस का जो वॉल्यूम जब वो फेज चेंज होता है लिक्विड में तो वो डिक्रीज इन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम घट जाता है। सो इसका थोड़ा समझना, इसको बारीकी से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में इसको बताया भी हूँ। In 6 maximum minimum thermometer, the indices are brought down to the level of the mercury with the help of magnet. अब 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर क्या होता है, तो मैंने कहा था ना कि ये वह थर्मोमीटर है जो किसी डे का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नापने के लिए यूज किया जाता है। ये 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। 10. The iron rims are fitted to the wooden wheels of the bullock carts and tongas by the process of thermal expansion. क्यों? ये जो देखे हो बैलगाड़ी के जो चक्के होते हैं, तो चक्के के जो इसके ऊपर लोहे का एक अथी लगाते हैं रिम, तो कैसे लगता होगा, दरअसल उस लोहे की रिम को गर्म कर देते हैं। तो जैसे ही गर्म तुरंत उसको फिट कर देते हैं, उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो वो क्या होता है, उसका ये जो लोहे का रिम है जितना पहले उसका रेडियस था अब रेडियस घट जाता है, क्योंकि ये जो आयरन होते हैं हीट करने पर एक्सपेंड करते हैं और जैसे ही कूल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सपेंड कर दिए, अब उसको रख के फिर उसको कूल होने देते हैं, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो वो जो बुलेट काट के जो चक्के उसको बहुत कस के वो पकड़ लेते हैं, मतलब फिट हो जाते हैं पूरे, फिर वो निकलेंगे नहीं जल्दी। तो जो आयरन रिम्स आर फिटेड टू द रिम्स ओके। अगर इसी को रिम कहते हैं जो चक्के के ऊपर लगता है या चक्के के जो इस साइड में रहता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये इसको रिम कहते हैं, ये स्पोक, लेकिन इसको तो स्पोक कहते हैं। फिर भी जो भी हो, यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूज होता है वो थर्मल एक्सपेंशन का यूज होता है। ठीक है, ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखना रिम को, ये रिम इसको कहते हैं मेरे ख्याल से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑफ
फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल सही। देन इट्स कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज नियरली, मैंने तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसी को बदलोगे ना फ़ारेनहाइट को तो इतना आएगा डिग्री से। कैसे बदलते हैं, C/5 इज इक्वल टू F माइनस कितना होता है, F माइनस 32/9, इससे बदलते हैं। तो F का वैल्यू रखोगे 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड तो C का वैल्यू आ जाएगा, और तो इतना आता है। अब लेकिन डिग्री सेल्सियस में नहीं पूछ रहा है, केल्विन में पूछ रहा है। तो मैंने कहा था ना कि केल्विन को अगर बदलना हो डिग्री सेल्सियस में तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 273 प्लस 37 डिग्री सेल्सियस। तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 3 10 है, 7 3 10 11 310 डिग्री सेल्सियस। तो 310 केल्विन हो जाएगा सॉरी, ठीक है। K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 310 डिग्री, यस 310 केल्विन हो जाएगा। तो 310 मैंने क्या किया, अगर आप डायरेक्ट फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदल लो वो भी ठीक है, लेकिन मैं देखा कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मुझे याद था कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसको केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दो, 310 केल्विन आंसर हो जाएगा। सो ये हो गया। फिर एक और दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। The average kinetic energy of the molecules of a substance dash during the process of melting। मैंने कहा था ना मेल्टिंग और बॉइलिंग के समय क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और क्यों होता है तो पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, क्योंकि सारा जो हीट एनर्जी है किस में चला जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने में, उसको तोड़ने में। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है T बराबर C यानी T कांस्टेंट है, तो मैंने कहा था ना टेम्परेचर के डिफिनेशन में ही, टेम्परेचर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर कहते हैं। जबकि हीट एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, द सम टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, ये हीट एनर्जी होता है। लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस होता है। तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस डैश ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन फेज चेंज के समय, मेल्टिंग और बॉइलिंग के समय तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है सब्सटेंस का, तो उस समय क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं, क्या घटेगा, घटेगा भी नहीं, क्या होगा, रिमेन सेम। ध्यान देना, यहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा है और ये किससे रिलेटेड, टेम्परेचर से। और सिंस मेल्टिंग के समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या घटेगा, बढ़ेगा नहीं, नहीं घटेगा ना नहीं बढ़ेगा, तो रिमेन्स सेम। ये हो गया। अब मैच द कॉलम पे आते हैं। सो इधर दिया हुआ है और इससे मिलाना है। तो ए का नो एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर कौन सा होगा, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर कौन सा होगा, मुझे लगता है 0 डिग्री 0 केल्विन होता है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन होता है। मैंने कहा था ना कि यूनिवर्स का कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 केल्विन पर आने के बाद सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है उसका सारा एनर्जी खत्म हो जाता है, उसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसका वाइब्रेशन एनर्जी। तो जब एनर्जी बचा है नहीं, आगे वो कैसे 0 केल्विन से कम एनर्जी हो सकता है। सो 0 केल्विन क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। तो कैपिटल ए का कौन सा हो गया, कैपिटल ए का एच हो गया, है ना। कैपिटल ए का मिलान कर रहा हूँ, बी सी डी, कैपिटल एफ ए बी सी डी जी, ए बी सी डी ई, सॉरी ई एफ, कैपिटल जी और एच, और फिर आई भी दिया हुआ है, आई और जे, ठीक है। ए का क्या हो गया, एच हो गया। ये बुक में भी मैं जो कर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल कितना होता है, नंबर ऑफ सेल्सियस स्केल में 100 होता है, क्योंकि जो थर्मामीटर सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री पर हम लोग लेते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस और 100 पर बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो 0 से 100 के बीच में होता है, तो कितना डिवीजन होगा, 100 माइनस 0 100 होता है, तो 100। तो बी का क्या हो गया, एफ हो गया, स्मॉल एफ। सी का LFP यानी लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ ए थर्मामीटर लिबरेटेड इन केल्विन स्केल, लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ ए थर्मामीटर लिबरेटेड इन केल्विन स्केल क्या होगा, क्या कोई बता सकता है। लोअर फिक्स पॉइंट 273 होता है,
क्योंकि 273 पे लोअर फिक्स पॉइंट फिक्स होता है केल्विन में, 273 जी हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे अब आइस मेल्ट करता है तो केल्विन में बदलोगे 0 डिग्री सेल्सियस को तो 273 आएगा। तो इसलिए तो केल्विन स्केल पर अगर तुम देखोगे लोअर फिक्स पॉइंट तो 273 होगा। अब आते हैं डी पर। डी क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन क्लिनिकल थर्मामीटर कैलिब्रेटेड इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में मैं बताया था ना कि फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो कितना आता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। और 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मतलब कितना आता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। इतना पे वाटर बॉईल करता है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 180 का डिफरेंस है। तो कितने डिवीजन होंगे, अगर थर्मामीटर फ़ारेनहाइट इसके लिखा होगा तो कितने डिवीजन होंगे, 180 डिवीजन होंगे। तो डी का 180 कहाँ पर है, दिख रहा है कहीं पर, कहाँ गया, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन क्लिनिकल थर्मामीटर कैलिब्रेटेड इन फ़ारेनहाइट, कहीं पर दिखा हुआ है क्या, 0 डिग्री थर्मल एक्सपेंशन क्या है गाइस। इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन क्लिनिकल थर्मामीटर कैलिब्रेटेड इन फ़ारेनहाइट है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो क्या दे रहा है, 15 दे रहा है। किधर गया, डी, डी का डी दे रहा है। सो डी का डी। उसके बाद ई क्या है, स्केटिंग। स्केटिंग में क्या होता है, डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट और इंक्रीजिंग प्रेशर, यही होगा ना, डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजिंग प्रेशर, क्योंकि स्केटिंग करते समय डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है, तभी तो स्केटिंग जैसे जैसे तुम स्केटिंग करोगे वहाँ का वाटर मेल्ट कर जाता है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ ना, तुम्हारा भार उस आइस पर गया, तो प्रेशर इंक्रीज हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, तो उसी समय क्या होता है, वो जो आइस है वो वाटर में अति कन्वर्ट होता है, और तभी तो तुम फिसल पाते हो उस पर। लेकिन जैसे ही तुम उसको फिर पास करके फिर से वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से हटे। तो स्केटिंग क्या क्या हो जाएगा, ई का ए हो जाएगा, स्मॉल ए, ठीक है। ई का क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। फिर एफ आ गया, एफ बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप किस पे काम करता है, थर्मल एक्सपेंशन पे, यही होता है ना, थर्मल जे। फिर जी आ गया, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस। क्या होता है टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है क्या, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस यही होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, तो जी का स्मॉल एच, ओ सॉरी आई होगा ना स्मॉल एच पर तो 0 केल्विन है ना, तो ये आई हो जाएगा। एच का फॉर्मेशन ऑफ सी एंड लैंड ब्रिजेस, तो ये इसलिए होता है ये क्योंकि किधर गया, हाई स्पेसिफिक हीट है, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के चलते होता है, जो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता है, ये मैंने क्लास में कराया भी था इसके बारे में। सो क्या हो जाएगा, किधर गया, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ई हो गया, एच का स्मॉल ए। और आई हीट, हीट क्या है, हीट क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होता है हीट। तो आई का क्या हो गया, आई का क्या हो गया, सी हो गया। मैं इसको एक बार दिखा भी दूंगा। जे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें कहीं भी पोटेंशियल नहीं आता है, और काइनेटिक भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से लेते हैं टेम्परेचर। तो बी हो गया किसका, जे का बी हो गया, ठीक है। सो बस एक मुझे इसमें थी है, डी के बारे में मैं अच्छा से अभी बाद में देख के इसको बताऊंगा कि डी का स्मॉल डी ही क्यों होगा, बाकी आप इसको देख लो इसको, हालांकि बुक में भी इसका आंसर लिखा हुआ है। सो गाइस इन छोटी चीजें हैं लेकिन बड़े काम की हैं ये सब। फिर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर चेंज, कौन, ये MCQ है। सो स्मॉलेस्ट टेम्परेचर चेंज कौन रिप्रेजेंट करता है, देखो तो डिग्री सेल्सियस में 100 का डिवीजन होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 180 का डिवीजन होता है, और केल्विन में भी 100 का डिवीजन होता है। तो एक फ़ारेनहाइट में स्मॉलेस्ट टेम्परेचर चेंज दिखाएगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में ही सबसे स्मॉल टेम्परेचर, क्योंकि डिवीजन ज़्यादा है ना, तो स्मॉल टेम्परेचर चेंज इसी में दिखाएगा ना, डिवीजन ज़्यादा है तो 180 का डिवीजन होता है इसमें, क्योंकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर जो आइस है वो मेल्ट करता है, 212 पे बॉयल करता है, तो बीच में कितना का फर्क है, 212 माइनस 32, 180, लेकिन इसमें 100। तो इसमें क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर चेंज, तो स्मॉलेस्ट टेम्परेचर चेंज कौन दर्शाएगा, फ़ारेनहाइट, ये नहीं कि डिग्री या केल्विन अति करके टिक ला के आ जाना।
अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। इफ सी एफ एंड के आर द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, डेल्टा सी डेल्टा एफ एंड के आर द चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल रिस्पेक्टिवली, द करेक्ट रिलेशन अमंग द फॉलोइंग इज, तो कौन सा होगा? बी होगा हमारा। ध्यान देना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर c/5 बराबर f/9 बराबर k/5, ये c नहीं होगा, यहाँ डेल्टा c होना चाहिए। f की जगह डेल्टा f और k की जगह डेल्टा k। क्यों? क्योंकि हमने कहा था ना कि रीडिंग स्केल माइनस LFP लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन UFP अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये कांस्टेंट होता है। किसी भी मेजरमेंट का स्केल ले लो, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अब सीन से क्या होगा? डेल्टा सी, तो रीडिंग स्केल माइनस LFP, ओके। डेल्टा सी यहाँ चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा से लिखते हैं। और नीचे 5/9 कैसे आ गया? तो डेल्टा सी अपॉन UFP माइनस LFP, जो डिग्री सेंटीग्रेड में अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस और लोअर 0, तो 100 हो गया बराबर डेल्टा एफ। और डिग्री फ़ारेनहाइट में अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और लोअर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो दोनों को घटा दो तो 180 आ जाएगा बराबर डेल्टा के अपॉन, और केल्विन में क्या होता है? 373 अपर फिक्स पॉइंट होता है और 273 लोअर फिक्स पॉइंट होता है। तो 373 में से 273 क्या, तो 100 बचा। तो इन्हीं को आपस में काटोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 3 2 5 10, 2 9 18 और 2 5 10, तो कितना आ गया? इसी को क्या लिखते हो? डेल्टा सी अपॉन क्या लिखते हो भाई? डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9 इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन 5 लिखते हो। ये लिखते हो ना, यही आंसर है बी। अब ये मत टिक करके आ जाना, c/5 इज इक्वल टू f/9 बराबर k-273। देखो ये आधा अधूरा है, यहाँ पर डेल्टा लिखा होना था ना, यहाँ अगर डेल्टा एफ होता, डेल्टा सी होता, तब तो ये आंसर होता, क्योंकि ये खुद में भी तो डेल्टा है, दिख रहे हो? लीडिंग स्केल माइनस क्या है? लोअर फिक्स पॉइंट है। और बाकी ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर केवल c होना चाहिए था, तब ना ये सही होता है। c/5 बराबर f-32/9 बराबर k-273/5, लेकिन पहले से ही चेंज कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। सो बी ऑप्शन सही होगा। आप फिर से क्वेश्चन पढ़ लो इसका। 16 क्वेश्चन था, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स, क्या होगा? टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी नहीं, ना ही लेटेंट हीट कैपेसिटी। टेम्परेचर को तो कितना सिंपल है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। अब ये क्वेश्चन का थोड़ा सा अच्छा है, इसको प्लीज आप देखो, ऐसे में इसको अगले अथी में बताऊंगा। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है, और वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, थोड़ा सा तो बचा है, तो मैं अगले में लेवल 1 के क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करूंगा। और प्लीज ये होमवर्क है आपके लिए, ये क्वेश्चन ये देख लो, थोड़ा सा रोक के इसको थोड़ा पढ़ लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, ये PSNITG फाउंडेशन का ही है, ऐसे इसका इसी क्वेश्चन का एक ग्राफ है। सो और फिर ये क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ये रहा जो दिखाया था पीछे क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये क्वेश्चन है, इसका में दिया गया कि इन द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस और पोटेंशियल एनर्जी इंस्टोमोलिक्यूल का बढ़ता है, इंक्रीज होता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ता है और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स घटता है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बढ़ता है या और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेम रहता है। इन द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग क्या होता है इन चारों में से? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइस, अब वीडियो तो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करूँगा। और प्लीज़ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो लेवल 2 लेवल 3 का। सो और प्लीज़ इंजॉय करो लर्निंग प्रोसेस को, ये नहीं कि बाहर की तरह ले रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस। और आप चैनल को चेक करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और काफ़ी सारे मैथ्स के भी चैप्टर कर दिए गए हैं, केमिस्ट्री के कर दिए गए हैं, और फिजिक्स के भी कर दिए हैं, तो जाके चेकआउट करो। सो थैंक यू सो मच गाइज अगेन फॉर वाचिंग दिस अगेन, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।